चैप्टर 14। 2 मिनट की ड्रिल। आपको पहले ही पता चल गया है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। एक धीमी गति से बढ़ने वाला, एक दिग्गज, एक तेजी से बढ़ने वाला, एक बदलाव, एक संपत्ति का खेल या एक चक्रीय पीई अनुपात आपको इस बात का एक मोटा अंदाजा देता है कि स्टॉक, जैसा कि वर्तमान में कीमत है, उसकी तात्कालिक संभावनाओं के सापेक्ष उसका मूल्य कम है या अधिक है। अगला कदम यह जानना है कि कंपनी अतिरिक्त समृद्धि, विकास में तेजी लाने या जो भी सुखद घटना घटित होने की उम्मीद है, उसे लाने के लिए क्या कर रही है। इसे कहानी के नाम से जाना जाता है। संपत्ति के खेल के संभावित अपवाद के साथ, जहां आप आराम से बैठ सकते हैं और अचल संपत्ति या तेल भंडार या टीवी स्टेशनों के मूल्य को दूसरों द्वारा पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, कमाई को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गतिशील होना होगा। आप इस बारे में जितना अधिक निश्चित होंगे कि वह चीज क्या है, उतना ही बेहतर आप स्क्रिप्ट का अनुसरण कर पाएंगे। आपको अपने ब्रोकर से कंपनी पर विश्लेषक की रिपोर्ट और लघु निबंध मिलते हैं। मान रेखा आपको कहानी का व्यावसायिक संस्करण प्रदान करेगा, लेकिन यदि आपको कंपनी या उद्योग में बढ़त हासिल है, तो आप उपयोगी विवरण में अपनी स्क्रिप्ट विकसित करने में सक्षम होंगे। किसी स्टॉक को खरीदने से पहले मैं 2 मिनट का एक संवाद देना चाहता हूं, जिसमें उन कारणों को शामिल किया गया है जिनमें मेरी रुचि है। कंपनी को सफल होने के लिए क्या करना होगा और इसके रास्ते में आने वाली कमियां क्या है। 2 मिनट के एकालाप को आप धीरे धीरे बुदबुदा सकते हैं या कान में खड़े सहकर्मियों के सामने जोर से दोहरा सकते हैं। एक बार जब आप किसी स्टॉक की कहानी अपने परिवार, अपने दोस्तों या कुत्ते को बताने में सक्षम हो जाते हैं, और मेरा मतलब यह नहीं है कि बस में एक आदमी कहता है कि सीड्स वर्ल्ड एक अधिग्रहण है और यहाँ तक कि एक बच्चा भी इसे समझ सकते हैं, तो आपको स्थिति की उचित समझ होगी। यहाँ कुछ विषय दिए गए हैं जिन्हें एकालाप में संबोधित किया जा सकता है। यदि यह एक धीमी गति से बढ़ने वाली कंपनी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो संभवतः आप लाभांश के लिए इसमें हैं। और इस तरह के स्टॉक के मालिक क्यों हैं? इसलिए स्क्रिप्ट के महत्वपूर्ण तत्व होंगे। इस कंपनी ने वृद्धि की है पिछले 10 से हर साल की कमाई। यह एक आकर्षक उपज प्रदान करती है। इसने कभी भी लाभांश को कम या निलंबित नहीं किया है और वास्तव में इसने पिछले 3 मंदी सहित अच्छे और बुरे समय के दौरान लाभांश बढ़ाया है। यह एक टेलीफोन उपयोगिता है और नई है। सेलुलर परिचालन विकास दर में पर्याप्त वृद्धि कर सकता है। यदि यह एक चक्रीय कंपनी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपकी स्क्रिप्ट व्यावसायिक स्थितियों, सूची और कीमतों के इर्द-गिर्द घूमती है। ऑटो उद्योग में 3 साल से कारोबार में गिरावट आई है, लेकिन इस साल चीजें बदल गई है। मैं यह जानता हूं क्योंकि हाल की यादों में पहली बार कारों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। मैंने देखा है कि जीएम के नए मॉडल अच्छी तरह से बिक रहे हैं और पिछले 18 महीनों में कंपनी ने 5 अकुशल संयंत्रों को बंद कर दिया है, श्रम लागत में 20% की कटौती की है और कमाई तेजी से बढ़ने वाली है। यदि यह संपत्ति का खेल है, तो संपत्तियां क्या है? उनका मूल्य कितना है? स्टॉक $8 में बिकता है, लेकिन अकेले वीडियो कैसेट डिवीजन का मूल्य $4 प्रति शेयर है और रियल एस्टेट का मूल्य $7 है। यह अपने आप में एक सौदा है और मुझे बाकी कंपनी -$3 में मिल रही है। अंदरूनी लोग खरीदारी कर रहे हैं और कंपनी की आय स्थिर है और बोलने के लिए कोई कर्ज नहीं है। यदि यह बदलाव है, तो क्या कंपनी अपनी किस्मत में सुधार कर रही है और क्या योजना अब तक काम कर रही है? जनरल मिल्स ने इसके विकृतीकरण को ठीक करने में काफी प्रगति की है। यह 11 बुनियादी व्यवसायों से बढ़कर 2 हो गया है। एडी बाउर, टैलबोट्स, केनर और पार्कर ब्रदर्स को बेचकर और इन उत्कृष्ट कंपनियों के लिए शीर्ष डॉलर प्राप्त करके जनरल मिल्स वह काम करने के लिए वापस आ गया है जो वह सबसे अच्छा करता है, रेस्तरां और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ। कंपनी अपने लाखों शेयर वापस खरीद रही है। समुद्री खाद्य सहायक कंपनी गॉर्टन्स समुद्री भोजन बाजार में 7% से बढ़कर 25% हो गई है। वे कम कैलोरी वाला दही, बिना कोलेस्ट्रॉल वाला बिस्क्विट और माइक्रोवेव ब्राउनी लेकर आ रहे हैं।
कमाई तेजी से बढ़ी है। यदि यह एक दिग्गज है तो मुख्य मुद्दे पीई अनुपात है। क्या हाल के महीनों में स्टॉक की कीमत में पहले से ही नाटकीय वृद्धि हुई है और विकास दर में तेजी लाने के लिए क्या हो रहा है? आप खुद से कह सकते हैं, कोका कोला अपनी पीई रेंज के निचले स्तर पर बेच रहा है। 2 साल से स्टॉक कहीं नहीं गया। कंपनी ने कई मायनों में खुद में सुधार किया है। इसने कोलंबिया पिक्चर्स में अपनी आधी हिस्सेदारी जनता को बेच दी। आहार पेय ने विकास दर को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। पिछले वर्ष जापानियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 36% अधिक कोक पिया और स्पेनियों ने अपनी खपत 26% बढ़ा दी। यह अभूतपूर्व प्रगति है। विदेशी बिक्री सामान्य तौर पर उत्कृष्ट है। एक अलग स्टॉक पेशकश कोका कोला एंटरप्राइजेज के माध्यम से कंपनी ने अपने कई स्वतंत्र क्षेत्रीय वितरकों को खरीद लिया है। अब कंपनी का वितरण और घरेलू बिक्री पर बेहतर नियंत्रण है। इन कारकों के कारण कोका कोला लोगों की सोच से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यदि यह तेजी से बढ़ने वाला है तो यह कहां और कैसे तेजी से बढ़ सकता है? ला क्विंटा एक मोटल श्रृंखला है जो टेक्सास में शुरू हुई थी। वहां बहुत फायदा हुआ। कंपनी ने अरकानसस में अपने सफल फॉर्मूले को सफलतापूर्वक दोहराया। लुइसियाना, पिछले वर्ष इसने पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक मोटल इकाइयां जोड़ी। हर तिमाही कमाई बढ़ी है। कंपनी भविष्य में तेजी से विस्तार की योजना बना रही है। कर्ज ज्यादा नहीं है। मोटल एक कम विकास वाला उद्योग है और बहुत प्रतिस्पर्धी है, लेकिन ला क्विंटा ने कुछ खास पाया है। बाजार को संतृप्त करने से पहले इसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये कहानी के कुछ बुनियादी विषय हैं और आप जितना चाहे उतना विवरण भर सकते हैं। जितना अधिक आप जानेंगे उतना बेहतर होगा। मैं अक्सर एक स्क्रिप्ट विकसित करने में कई घंटे लगाता हूं, हालांकि यह हमेशा जरूरी नहीं होता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, एक ऐसी स्थिति जिसकी मैंने ठीक से जांच की थी और दूसरी जहां कुछ ऐसा था जिसे मैं पूछना भूल गया था। पहला था ला क्विंटा, जो एक 15 बैगर रहा है, और दूसरा था बिल्डनर, एक 15 बैगर उल्टा। ला क्विंटा की जांच कर रहा हूं। एक समय पर मैंने तय कर लिया था कि मोटल उद्योग में चक्रीय बदलाव आएगा। मैंने हॉलिडे इन्स के सबसे बड़े फ्रेंचाइजर यूनाइटेड इन्स में पहले ही निवेश कर दिया था और मैं अन्य अवसरों के लिए अपने कान खुले रख रहा था। यूनाइटेड इन्स के एक उपाध्यक्ष के साथ एक टेलीफोन साक्षात्कार के दौरान मैंने पूछा कि कौन सी कंपनी हॉलिडे इन की सबसे सफल प्रतियोगी थी। प्रतिस्पर्धा के बारे में पूछना आशाजनक नए स्टॉक खोजने की मेरी पसंदीदा तकनीकों में से एक है। मुक्कमक्स 90% समय प्रतियोगिता के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं और इसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन जब एक कंपनी का अधिकारी स्वीकार करता है कि वह दूसरी कंपनी से प्रभावित है, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि कंपनी कुछ सही कर रही है। किसी प्रतिद्वंद्वी से प्रशंसा को नकारने से अधिक आशावादी कुछ भी नहीं हो सकता है। ला क्विंटा मोटर इंस यूनाइटेड इंस के उपाध्यक्ष उत्साहित हुए। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वे हमें ह्यूस्टन और डलास में मार रहे हैं। वह बहुत प्रभावित लग रहा था और मैं भी। यह पहली बार है जब मैंने ला क्विंटा के बारे में सुना था, लेकिन जैसे ही मैंने इस रोमांचक नई टिप के साथ फोन बंद किया, मैंने सैन एंटोनियो में ला क्विंटा मुख्यालय में वाल्टर बेगलर के साथ फोन पर वापस बात की, यह जानने के लिए कि कहानी क्या थी। श्री बीगलर ने मुझे बताया कि 2 दिनों में वह हार्वर्ड में एक व्यावसायिक सम्मेलन के लिए बोस्टन आ रहे हैं। उस समय उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुझे कहानी बताने में खुशी होगी। यूनाइटेड इंस के आदमी द्वारा संकेत देने और 5 मिनट बाद ला क्विंटा के आदमी के यह बताने के बीच कि वह बस बोस्टन की यात्रा कर रहा था, पूरी बात मुझे लाखों शेयर खरीदने के लिए उकसाने के लिए एक सेटअप कार्य की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने बीगलर की प्रस्तुति सुनी, मुझे पता चल गया कि यह कोई सेटअप कार्य नहीं था और इससे प्रभावित होने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं होता। यह अद्भुत स्टॉक खरीदा। अवधारणा सरल थी। ला क्विंटा ने हॉलिडे इन गुणवत्ता के कमरे पेश किए, लेकिन कम कीमत पर।
कमरा हॉलिडे इन के कमरे के समान आकार का था, बिस्तर उतना ही सख्त था। मोटल उद्योग में बिस्तर सलाहकार है जो इन चीजों का पता लगाते हैं। बाथरूम भी उतने ही अच्छे थे, पूल भी उतना ही अच्छा था, फिर भी दरें 30% कम थी। यह कैसे संभव हुआ? मुझे जानना था। बीगलर ने समझाना जारी रखा। ला क्विंटा ने विवाह क्षेत्र, सम्मेलन कक्ष, बड़े स्वागत क्षेत्र, रसोई क्षेत्र और रेस्तरां को हटा दिया था, सभी अतिरिक्त स्थान जिन्होंने मुनाफे में कुछ भी योगदान नहीं दिया लेकिन लागत में काफी वृद्धि की। ला क्विंटा का विचार अपने प्रत्येक मोटल के बगल में एक डेनी या ऐसी ही कोई 24 घंटे खुली रहने वाली जगह स्थापित करने का था। ला क्विंटा के पास डेनी का स्वामित्व भी नहीं था। किसी और को भोजन की चिंता हो सकती है। हॉलिडे इन अपने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ला क्विंटा एक प्रमुख विक्रय बिंदु छोड़ रहा है। यही ला क्विंटा ने बड़े पूंजी निवेश से परहेज किया और कुछ बड़ी मुसीबतों को दरकिनार कर दिया। यह पता चला है कि अधिकांश होटल और मोटल अपने रेस्तरां पर पैसा खो देते हैं और रेस्तरां 95% शिकायतों का कारण बनते हैं। मैं अपनी हर निवेश बातचीत से हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। श्री बीगलर से मुझे पता चला कि होटल और मोटल ग्राहक नियमित रूप से प्रत्येक रात के आवास के लिए एक कमरे के मूल्य का 1000वां हिस्सा भुगतान करते हैं। यदि न्यूयॉर्क में प्लाजा होटल का मूल्य $4 लाख प्रति कमरा है, तो आपको वहां रहने के लिए संभवतः $400 प्रति रात का भुगतान करना होगा, और यदि नोटेल मोटल $20,000 प्रति कमरे में बनाया गया है, तो आपको प्रति रात $20 का भुगतान करना होगा। क्योंकि हॉलिडे इन बनाने की तुलना में ला क्विंटा को बनाने में 30% कम लागत आई, मैं देख सकता था कि कैसे ला क्विंटा 30% छूट पर कमरे किराए पर दे सकता है और फिर भी हॉलिडे इन के समान लाभ कमा सकता है। आला कहा था। मुझे जानना था। सड़क के हर मोड़ पर पहले से ही सैकड़ों मोटल कमरे मौजूद थे। श्री बीगलर ने कहा कि उनका एक विशिष्ट लक्ष्य था, छोटा व्यवसायी जो बजट मोटल की परवाह नहीं करता था, और यदि उसके पास विकल्प होता तो वह हॉलिडे इन के बराबर विलासिता के लिए कम भुगतान करता। ला क्विंटा समान विलासिता प्रदान करने के लिए वहां था और उन स्थानों पर जो यात्रा करने वाले व्यवसायियों के लिए अक्सर अधिक सुविधाजनक होते थे। हॉलिडे इन, जो सभी यात्रियों के लिए सब कुछ बनना चाहता था, अक्सर अपनी इकाइयों को प्रमुख टर्नपाइक के पहुंच रैंप से दूर बनाता था। ला क्विंटा ने अपनी इकाइयां व्यावसायिक जिलों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और औद्योगिक परिसरों के पास बनाई जहां उसके ग्राहकों के व्यवसाय करने की सबसे अधिक संभावना थी। और क्योंकि ये व्यापारिक यात्री थे और छुट्टियां मनाने वाले नहीं, उनमें से अधिक प्रतिशत ने अपने कमरे पहले ही बुक कर लिए, जिससे ला क्विंटा को एक स्थिर और अधिक सुविधा का लाभ मिला। पूर्वानुमान योग्य ग्राहक। किसी और ने बाजार के इस हिस्से, ऊपर हिल्टन होटल और नीचे बजट सराय के बीच का मध्य मैदान, पर कब्जा नहीं किया था। इसके अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वॉल स्ट्रीट को इसके बारे में पता चले बिना कोई नया प्रतिस्पर्धी ला क्विंटा पर धावा बोल सके। यही कारण है कि मैं प्रौद्योगिकी शेयरों की तुलना में होटल और रेस्तरां शेयरों को प्राथमिकता देता हूं। जिस क्षण आप एक रोमांचक नई तकनीक में निवेश करते हैं, किसी और की प्रयोगशाला से एक अधिक रोमांचक और नई तकनीक सामने आती है। लेकिन भावी होटल और रेस्तरां श्रृंखलाओं के प्रोटोटाइप को कहीं न कहीं दिखाना ही होगा। आप उनमें से 100 को रातों रात नहीं बना सकते, और यदि वे देश के किसी अलग हिस्से में हैं, तो वे आपको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। लागत के बारे में क्या? जब छोटी और नई कंपनियां होटल निर्माण जैसी महंगी परियोजनाएं शुरू करती हैं, तो कर्ज का बोझ उन्हें वर्षों तक दबाए रख सकता है। बीगलर ने मुझे इस बात पर भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि ला क्विंटा ने 250 कमरों वाली सराय के बजाय 120 कमरों वाली सराय का निर्माण करके, घर में निर्माण की निगरानी करके और कुकिक्टर ब्लूप्रिंट का पालन करके लागत कम रखी थी। इसके अलावा 120 कमरों वाले ऑपरेशन को लिव-इन में रहने वाले सेवानिवृत्त जोड़े द्वारा प्रबंधित किया जा सकता था, जिससे ओवरहेड की बचत होती थी। और सबसे प्रभावशाली बात यह है
कि ला क्विंटा ने प्रमुख बीमा कंपनियों के साथ एक सौदा किया था जो मुनाफे में एक छोटे से हिस्से के बदले अनुकूल शर्तों पर सभी वित्तपोषण प्रदान कर रहे थे। ला क्विंटा की सफलता या विफलता में भागीदार के रूप में बीमा कंपनियों द्वारा ऋण की मांग करने की संभावना नहीं थी, जिससे कमी होने पर कंपनी दिवालिया हो जाएगी। वास्तव में बीमा कंपनी के पैसे तक पहुंचने ही ला क्विंटा को खतरनाक बैंक ऋण के बिना पूंजीधन व्यवसाय में तेजी से बढ़ने में सक्षम बनाया। देखें अध्याय 13। जल्द ही मैं संतुष्ट हो गया कि बीगलर और उसके नियोक्ताओं ने सब कुछ सोच लिया था। ला क्विंटा एक महान कहानी थी और यह जल्द ही होने वाली हो सकती है ऐसी कहानियों में से एक नहीं थी। यदि वे पहले से ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसमें निवेश न करें। जब बीगलर ने मेरे कार्यालय का दौरा किया, उस समय ला क्विंटा पहले से ही 4 या 5 साल से काम कर रहा था। मूल ला क्विंटा की कई बार और कई अलग-अलग स्थानों पर नकल की गई थी। कंपनी प्रति वर्ष आश्चर्यजनक रूप से 50% की दर से बढ़ रही थी और स्टॉक 10 गुना आय पर बिक रहा था, जिसने इसे एक अविश्वसनीय सौदा बना दिया। मुझे पता था कि ला क्विंटा कितनी नई इकाइयां बनाने का प्रस्ताव कर रहा है, इसलिए मैं भविष्य में प्रगति पर नजर रख सकता हूं। सबसे बढ़कर मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 1978 में केवल 3 ब्रोकरेज फर्मों ने ला क्विंटा को कवर किया था और 20% से भी कम स्टॉक बड़े संस्थानों के पास था। ला क्विंटा में केवल एक ही चीज गलत थी जो मैं देख सका। क्या यह पर्याप्त उबाऊ नहीं था? जब मैं सड़क पर अन्य कंपनियों से बात कर रहा था, तब मैंने 3 अलग-अलग ला क्विंटास में 3 रातें बिताकर इस बातचीत को आगे बढ़ाया। मैं बिस्तरों पर उछला, अपने पैर के अंगूठे को स्विमिंग पूल के उथले सिरे में डाला। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा, पर्दों को खींचा, तौलिए को निचोड़ा और खुद को संतुष्ट किया कि ला क्विंटा हॉलिडे इन के बराबर था। ला क्विंटा की कहानी की हर विस्तार से जांच की गई और फिर भी मैंने लगभग कोई भी शेयर खरीदने से खुद को दूर कर लिया। पिछले वर्ष में स्टॉक 2 गुना हो गया था। यह परेशान करने वाली बात नहीं थी। विकास दर के सापेक्ष पीई अनुपात ने इसे फिर भी एक लाभदायक सौदा बना दिया। जो बात मुझे परेशान कर रही थी वह यह थी कि एक महत्वपूर्ण अंदरूनी सूत्र ने अपने शेयर उस कीमत से आधी कीमत पर बेचे थे जो मैं अखबार में देख रहा था। मुझे बाद में पता चला कि यह अंदरूनी सूत्र ला क्विंटा के संस्थापक परिवार का सदस्य बस अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला रहा था। सौभाग्य से मैंने खुद को याद दिलाया कि अंदरूनी बिक्री किसी स्टॉक को नापसंद करने का एक भयानक कारण है, और फिर मैंने मैगलन फंड के लिए जितना संभव हो उतना ला क्विंटा खरीदा। ऊर्जा उत्पादक राज्यों में गिरावट के कारण मंदी का सामना करने से पहले मैंने 10 साल की अवधि में इस पर 11 गुना कमाई की। हाल ही में कंपनी एसेट प्ले और टर्नअराउंड का एक रोमांचक संयोजन बन गई है। बिल्डर्स अफसोस। जो गलती मैंने ला क्विंटा के साथ नहीं की वह मैंने जे बिल्डर एंड सन्स के साथ की। मेरा बिल्डनर में निवेश करना इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि क्या होता है जब आप किसी उद्यम के उत्साह में इतने खो जाते हैं कि आप सबसे महत्वपूर्ण को छोड़कर सभी प्रश्न पूछते हैं, और वह घातक दोष बन जाता है। बिल्डनर एक विशेष खाद्य भंडार है जो बोस्टन में डेवोनशायर में मेरे कार्यालय के ठीक सामने स्थित है। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ एक बिल्डर्स आउट भी था, हालांकि अब वह खत्म हो चुका है। अन्य चीजों के अलावा बिल्डनर स्वादिष्ट सैंडविच और तैयार गर्म भोजन बेचता है, जो एक सुविधा स्टोर और 3 सितारा रेस्तरां के बीच एक प्रकार का सुखद समझौता है। मैं उनके सैंडविच से अच्छी तरह परिचित हूँ क्योंकि मैं उन्हें कई सालों से दोपहर के भोजन में खाता आ रहा हूँ। बिल्डनर पर यह मेरी बढ़त थी। मुझे प्रत्यक्ष जानकारी थी कि उनके पास बोस्टन में सबसे अच्छी ब्रेड और सबसे अच्छे सैंडविच थे। कहानी यह थी कि बिल्डर अन्य शहरों में विस्तार करने की योजना बना रहा था और धन जुटाने के लिए सार्वजनिक हो रहा था। यह मुझे अच्छा लगा। कंपनी ने एक आदर्श स्थान बना लिया था। लाखों सफेदपोश लोग जिन्हें प्लास्टिक रैपर में माइक्रोवेव सैंडविच के प्रति कोई सहनशीलता नहीं थी और फिर भी जिन्होंने खाना पकाने से इनकार कर दिया था।
बिल्डनर का टेकआउट पहले से ही उन कामकाजी जोड़ों के लिए मुक्ति थी जो क्यूसिनाट स्थापित करने के लिए बहुत थके हुए थे और फिर भी जो कुछ ऐसा परोसना चाहते थे जो देखने में ऐसा लगे जैसे कि इसे क्यूसिनाट में रात के खाने के लिए तैयार किया जा सकता था। उपनगरों में घर जाने से पहले वे बिल्डनर में रुक सकते थे और उस तरह का डिजाइनर भोजन खरीद सकते थे जिसे वे खुद पकाते अगर वे अभी भी खाना बना रहे होते, फ्रेंच बीन्स, बेरनाइज सॉस और या बादाम के साथ कुछ। मैंने सड़क के उस पार स्थित स्टोर में घूमकर ऑपरेशन के बारे में पूरी तरह से शोध किया। मूल बिल्डनर में से एक, यह साफ, कुशल और संतुष्ट ग्राहकों से भरा हुआ था, एक नियमित यूपी 711। मुझे यह भी पता चला कि यह एक शानदार धन निर्माता था। जब मैंने सुना कि बिल्डनर स्टॉक बेचने और उससे प्राप्त राशि का उपयोग और अधिक स्टोर खोलने के लिए करने की योजना बना रहा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से उत्साहित हो गया। स्टॉक ऑफरिंग के प्रोस्पेक्टस से मुझे पता चला कि कंपनी अपने ऊपर अत्यधिक बैंक ऋण का बोझ नहीं डालने वाली थी। यह एक प्लस था। यह रियल एस्टेट खरीदने के विपरीत अपने नए स्टोर के लिए जगह पट्टे पर देने जा रहा था। यह भी एक प्लस था। बिना किसी अतिरिक्त जांच के मैंने बिल्डर्स को सितंबर 1986 में $13 की प्रारंभिक पेशकश कीमत पर खरीदा। स्टॉक की इस बिक्री के तुरंत बाद बिल्डनर ने बोस्टन के कुछ डिपार्टमेंट स्टोर में 2 नए आउटलेट खोले और ये फ्लॉप हो गए। फिर इसने मैनहट्टन के केंद्र में 3 नए आउटलेट खोले और ये डेलीज द्वारा खत्म हो गए। इसका विस्तार अटलांटा सहित अधिक दूर के शहरों में हुआ। सार्वजनिक पेशकश से प्राप्त आय से अधिक तेजी से खर्च करके बिल्डर्स ने खुद को आर्थिक रूप से बढ़ा लिया था। एक समय में 1 या 2 गलतियां इतनी हानिकारक नहीं होती, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ने के बजाय बिल्डर को एक साथ कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। निःसंदेह कंपनी ने इन गलतियों से सीखा और जिम बिल्डनर एक प्रतिभाशाली, मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं था। यह बहुत बुरा है क्योंकि मुझे लगा कि बिल्डनर अगला टैको बेल हो सकता था। क्या मैंने वास्तव में अगला टैको बेल कहा था? शायद इसने शुरू से ही इसे बर्बाद कर दिया। अंततः स्टॉप पर आ गया और प्रबंधन अपने मूल स्टोर में वापस चला गया, जिसमें सड़क के उस पार का स्टोर भी शामिल था। बिल्डनर का आशावादी नया लक्ष्य दिवालियापन से बचना था, लेकिन हाल ही में उसने द चैप्टर खरीद लिया है। मैंने धीरे धीरे अपने शेयर 50% से 95% तक घाटे पर उतार दिए। मैं बिल्डर से सैंडविच खाना जारी रखता हूँ और हर बार जब मैं एक सैंडविच खाता हूँ तो यह मुझे याद दिलाता है कि मैंने क्या गलत किया है। मैंने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि क्या पड़ोस का यह अच्छा विचार वास्तव में कहीं और सफल होगा। सफल क्लोनिंग ही एक स्थानीय टैको जॉइंट को टैको बेल या एक स्थानीय कपड़े की दुकान को द लिमिटेड में बदल देती है, लेकिन स्टॉक खरीदने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि कंपनी यह साबित न कर दे कि क्लोनिंग काम करती है। यदि प्रोटोटाइप टेक्सास में है, तो जब तक कंपनी यह नहीं दिखाती कि यह इलिनॉइस या मेन में पैसा कमा सकती है, तब तक खरीदारी बंद रखने में समझदारी है। मैं बिल्डनर से यह पूछना भूल गया, क्या यह विचार कहीं और काम करता है? मुझे कुशल स्टोर प्रबंधकों की कमी, इसके सीमित वित्तीय संसाधनों और उन शुरुआती गलतियों से बचने की इसकी क्षमता के बारे में चिंतित होना चाहिए था। किसी अप्रामाणिक उद्यम में निवेश न करने में कभी देर नहीं होती। यदि मैं बिल्डनर को खरीदने के लिए बाद तक इंतजार करता, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खरीद पाता। मुझे भी जल्दी बेच देना चाहिए था। 2 डिपार्टमेंट स्टोर फ्लॉप और न्यूयॉर्क फ्लॉप से यह स्पष्ट था कि बिल्डर्स को एक समस्या थी और इससे पहले कि कार्ड खराब हो जाएं, तुरंत हाथ मोड़ने का समय आ गया था। मैं मेज पर सो रहा होगा। हालांकि बढ़िया सैंडविच